जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, खुशी वह नहीं जो हम चाहते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है उसमें सदैव संतुष्ट रहना ही खुशी है। सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दो और हमारे गुरुजी हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। याद रखिए संगत जी, चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, हमारी चिंता गुरुजी कर रहे हैं। बस हमें तो गुरुजी का चिंतन करना चाहिए, बाकी सब वो देखेंगे। तो गुरुजी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है, बहुत प्यारा है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। आप सभी सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब इस सत्संग से आपको जरूर मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत गौरी त्यागी आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी 2001 में। आज 24 साल हो गए संगत जी गुरुजी से कनेक्ट हुए। और जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी से मिली और लंगर खा के जैसे ही मैंने गुरुजी से आज्ञा ली, जैसे ही मैंने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा थर्सडे आई। और संगत जी, तब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि गुरु के आगे अपना मुंह नहीं खोलते हैं। मैं शुरू से ही साधु संतों के साथ पली हूँ, हमारे घर में बहुत आते थे और मैंने गुरुजी को उसी समय जवाब दे दिया, गुरुजी हम थर्सडे नहीं आ सकते। गुरुजी ने कहा क्यों? तो मैंने कहा गुरुजी हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो संगत जी, गुरुजी एकदम नाराज हो गए और जो फर्स्ट सेंटेंस गुरुजी ने मेरे लिए बोला, कहा तो जा फिर उधर ही चली जा, यहाँ क्या करने आई मेरे पास। संगत जी, मैं इतनी सहम गई, मैं आज्ञा लेके बाहर तो निकल आई और मेरे मन में आया कि मैंने ऐसे कैसे गुरुजी को जवाब दे दिया। और संगत जी, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी और वो भी पहले दिन ही। लेकिन गुरुजी की हम पर बहुत बड़ी कृपा थी कि गुरुजी ने हमें अपने पास रखा और हम वैष्णो देवी नहीं गए। हम थर्सडे के दिन गुरुजी के पास आ गए। संगत जी, मैं फर्स्ट टाइम के इंटरेक्शन से इतनी ज्यादा सहम गई थी कि मैं 2 साल तक गुरुजी की संगत में पीछे बैठी रही और बस नजरें झुका करके मैं मत्था टेका करती थी कि मेरी कहीं नजर गुरुजी से न मिल जाए। संगत जी, मैं जिस कारण से गुरुजी के पास गई थी वो मैं कभी गुरुजी को कह नहीं पाई। देखिए संगत जी, हमारी इस ह्यूमन लाइफ में हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मेरी बेटी को व्हाइट पैचेस थे जब वो 6-7 साल की थी। और संगत जी, मैंने मेरी बेटी का बहुत ट्रीटमेंट करवाया, 10-15 साल तक ट्रीटमेंट करवाया, पर कहीं से कोई बात नहीं बनी। और जब मेरी बेटी कॉलेज चली गई तो मैं एक स्पिरिचुअल हीलर को ढूंढ रही थी। तब मेरी बड़ी बेटी दिल्ली IIT में पढ़ रही थी और छोटी बेटी अटलांटा चली गई थी। संगत जी, मैंने अपनी मदर को कहा कि मुझे एक स्पिरिचुअल हीलर चाहिए और मैंने मम्मी को कहा कि मैं अब कोई और ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहती हूँ। और संगत जी, मुझे सेम ईयर मुझे गुरुजी मिल गए। नई संगत के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि हम जब गए तभी काम हो जाए, तो ऐसा नहीं होता संगत जी। हम जाते रहे संगत जी, और गुरुजी ने मुझसे 2 साल तक बात नहीं की और धीरे धीरे गुरुजी मुझे अपने से कनेक्ट करते रहे। एक बार मैं गुरुजी के पास आई और गुरुजी ने मुझसे कोई सवाल पूछा और मेरा गुरुजी से बात करने का जो डर था वो निकल गया। गुरुजी ने मुझसे बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत हंसकर बात की और मेरा डर निकल गया। एक बार गुरुजी ने मुझे अपनी चरण सेवा दी और संगत जी, तब तक मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। और जब गुरुजी ने मुझे अपनी चरण सेवा दी और मैं चरण दबा रही थी तो उसी समय सिंगला अंकल ने गुरुजी के पास करीब 100 से ज्यादा फोटोग्राफ्स ला करके रखे और मैं बैठकर नीचे चरण दबा रही थी और गुरुजी एक एक संगत को बुला बुला करके स्वरूप दे रहे थे। और मैं बार बार नजर उठा करके गुरुजी को देख रही थी कि शायद मुझे अब मिल जाएगा, शायद मुझे अब मिल जाएगा। और फिर मुझे लगने लगा कि शायद अब मुझे नहीं मिलेगा कोई भी स्वरूप, क्योंकि गुरुजी सारी संगत को देते जा रहे थे। और संगत जी, फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी मुझे भी एक स्वरूप चाहिए। तो गुरुजी ने मुझे कहा तू
क्या करेगी फोटो का? मैं तो तेरे दिल में रहता हूँ, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। और संगत जी बस ये शब्द सुनते ही मेरा गुरुजी से सारा डर खत्म हो गया और हमको इतना अच्छा लगता था। मेरी फैमिली जाती थी, मेरे बच्चे जाते थे, मेरे अंकल जाते थे। संगत जी मैं जिस कारण से गुरुजी के पास आई थी वो कारण 2 साल तक पूरा नहीं हुआ, यानी कि बेटी को जो व्हाइट पैचेस थे वो ठीक नहीं हुए। तो मैंने एक बार संगत से पूछा कि यहाँ जो आता है उसके सारे काम हो जाते हैं, उसकी सारी बिगड़ी बन जाती है, पर मेरा काम तो नहीं हुआ। तो उन्होंने पूछा कि कौन सा काम नहीं हुआ आपका? तो मैंने कहा कि मेरी बेटी के व्हाइट पैचेस है वो तो ठीक नहीं हुए। तो अंकल ने कहा कि जिस दिन आपकी बेटी ने गुरुजी को मत्था टेका उसी दिन से आपकी बेटी गुरुजी की बेटी हो गई। फिर अंकल कहने लगे कि आपका काम करने के लिए गुरुजी को बस फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड की जरूरत लगेगी, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं उसका कारण। तो आप चिंता न करें, जिस दिन सही समय आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर संगत जी एक दिन गुरुजी ने मुझे अपने रूम में बुलाया। संगत जी मैं इतनी डेस्परेट थी अपनी बेटी को ठीक कराने के लिए, तो जब गुरुजी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया तो बिना सब्र किए, बिना गुरुजी को सुने, मैंने तुरंत गुरुजी से पूछ लिया और कह दिया कि गुरुजी मेरी बेटी तो ठीक ही नहीं हुई है। मैंने इतने सालों में गुरुजी को कभी नहीं कहा था कि गुरुजी मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, गुरुजी मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, कभी नहीं। लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहती थी कि गुरुजी मेरी बेटी ठीक नहीं हुई। तो गुरुजी ने मुझे कहा मैंने क्या दुकान खोल रखी है यहाँ पर? गुरुजी ने मुझे कुछ बातें बोली और उसमें से जो 2 खास बातें थी वो ये थी। एक तो गुरुजी ने मुझे बोला कि ये तो ठीक हो ही जाएगा, उससे पहले तो अभी बहुत कुछ ठीक होना बाकी है। ये जो पहली बात तो मुझे समझ में आ गई कि गुरुजी ने कहा कि वो ठीक हो जाएगी, लेकिन जो गुरुजी ने ये बोला कि उसके पहले और भी कुछ ठीक होना बाकी है, ये मेरी समझ में नहीं आया। अब संगत जी मैं आपको बता दूं कि गुरुजी 2006 में चले गए, तब तक मेरी बेटी ठीक नहीं हुई थी और इतने सालों में हमने भी कभी गुरुजी को ये नहीं कहा कि गुरुजी मेरी बेटी को ठीक करो, और इवन मेरी बेटी ने भी कभी गुरुजी को ये नहीं कहा कि गुरुजी ये पैचेस मेरे बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, या मुझे ठीक कर दो, ऐसा कभी कुछ नहीं बोला। और संगत जी गुरुजी के जाने के बाद 2009 में मेरी बेटी की व्हाइट पैचेस अपने आप ठीक होने लगे और वो पूरी तरह ठीक हो गई। और 2010 में संगत जी मेरी बेटी के व्हाइट पैचेस 90% ठीक हो गए, अब सिर्फ 10% बचा था। अब संगत जी सिर्फ 10% पैरों में बचा है। इसलिए संगत जी गुरुजी सबका काम करते हैं लेकिन राइट टाइम पर करते हैं। संगत जी गुरुजी यहाँ पर किसी का काम करने नहीं आए थे, गुरुजी यहाँ आए थे तो सबकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने के लिए, हम सबको भगवान से जोड़ने के लिए या भक्ति सिखाने के लिए। गुरुजी सबको अक्सर बोला करते थे कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ा करो, शिव पुराण पढ़ा करो। मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी 2001 में पढ़ी थी, जो कि मुझे 6 साल में एक बार भी याद नहीं आया कि मैंने ये बुक पढ़ी थी। मुझे कुछ भी संगत जी ना गुरुजी के सामने कुछ याद नहीं आता था और मैं एकदम ब्लैंक होके गुरुजी के सामने बैठी रहती थी। लेकिन संगत जी गुरुजी ने जो रूल्स बोले थे छोटे छोटे, किसी से बात नहीं करो, सोशलाइजिंग नहीं करो। इनफैक्ट मैं इंडिया से बाहर रहती थी और मैंने कभी किसी को बताया भी नहीं कि मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ। गुरुजी हमें अपने पास रात भर बिठा के रखते थे। कभी हम 3 बजे जा रहे हैं, कभी 4 बजे, 5 बजे घर जा रहे हैं। मैं अक्सर गुरुजी के पास बहुत सिंपल कपड़े पहनकर जाया करती थी, यह सोचकर कि कहीं रात में आना जाना होगा तो उसके लिए ठीक रहेगा। तो मैं कभी किसी को नहीं बताती थी कि मैं कहाँ रहती हूँ। मैंने कभी किसी से ज्यादा बात नहीं की। बस एक बार जब गुरुजी अपने रूम में गए तो मैंने किसी संगत आंटी से पूछा था कि घर किसका है। तो पीछे सुधा आंटी खड़े थे, तो उन्होंने एक आंटी की तरफ इशारा करते हुए बोला कि उन आंटी का घर है। और फिर मैंने अगले 6 सालों में कभी सुधा आंटी से बात ही नहीं की। मेरी सुधा आंटी से बात हुई गुरुजी के जाने के बाद। जब गुरुजी हमें देर रात तक रोकते थे तो कुछ न कुछ बातें किया करते थे। एक बार गुरुजी ने हमें रोक के रखा था तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि बेल का जूस पिया करो, बेल ठंडा होता है स्टमक के लिए। और फिर गुरुजी ने कहा कि बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इज द आफ्टरनून एंड पॉइजन इन द इवनिंग। बनाना हमेशा सुबह खाना चाहिए। और फिर गुरुजी ने मुझे एक बात और कही। गुरुजी ने कहा कि जो हफ्ते में एक बार दूध जलेबी खाता है उसे कभी कोई बीमारी नहीं लगती। वही संगत में एक आंटी बैठे हुए थे, तो उन्होंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी क्या हमें शुगर पिल्स दवाइयाँ लेनी चाहिए? तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, शुगर पिल्स किसी भी फॉर्म में नहीं लेनी चाहिए। संगत जी हम किसी भी लंगर में जाते हैं तो वहाँ पे जो प्रसाद बच जाता है और हम घर ले आते हैं तो उसे गर्म करके खाते हैं। तो मैंने एक दिन गुरुजी से पूछा, गुरुजी जो लंगर प्रसाद में जो भोग बच जाता है, लंगर बच जाता है, तो क्या उसे गर्म करना चाहिए? तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, लंगर को गर्म नहीं करना
चाहिए। तो संगत जी, जब भी आप गुरु जी का भोग का प्रसाद लंगर में मिक्स करते हो तो उसे कभी गर्म नहीं करना चाहिए। अगर आपने उसे गर्म कर दिया तो वो लंगर प्रसाद नहीं, वो सिर्फ भोजन हो जाता है। इंडिया में तो भी बचा हुआ लंगर प्रसाद लेने वाले मिल जाते हैं, लेकिन इंडिया से बाहर तो वो भी नहीं मिलते। एक बारी संगत जी, मैं और मेरी बेटी गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने हम दोनों को बहुत बड़ा लड्डू दिया। और संगत जी, मुझे मीठा बहुत पसंद है और हम वो लड्डू लेकर के घर चले गए। और अगले दिन मुझे याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि लड्डू को नेक्स्ट डे ही खाना, और उतना बड़ा लड्डू मैंने अकेले ने खा लिया और मैंने उस लड्डू को बहुत एंजॉय किया खाते खाते, और मेरी बेटी ने भी खाया। और उसी दिन हमें कहीं जाना था बाहर, तो 1-2 घंटे बाद मैंने कहा कि आज हम कहीं नहीं जा सकते। तो मम्मी ने पूछा वाई, तो मैंने कहा कि वो जो लड्डू खाया है ना, तो स्टमक अपसेट हो रहा है, इतना बड़ा लड्डू खा लिया है। तो मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा आपने भी तो खाया था, आपका स्टमक अपसेट नहीं हो रहा? तो बेटी कहती नहीं। मैंने पूछा बेटा क्यों? तो बोलती है कि मम्मी आपने लड्डू खाया था, मैंने प्रसाद खाया था। तो संगत जी, बस यही एक फर्क है कि आप किस सोच के साथ गुरु जी का प्रसाद खाते हो या गुरु जी का सत्संग सुन रहे हो। जैसे अभी आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो इस समय आपके क्या भाव हैं, उस भाव के आधार पर, उस भाव के अनुसार आपको वैसा फल, वैसे जवाब मिलेंगे। अगर संगत जी, अगर आप लंगर को पूरा ध्यान से देखो और उसमें सोचो कि इसमें मीठा ज्यादा है, इसमें मिर्ची ज्यादा है, इसमें ये ज्यादा है, तो फिर वो लंगर नहीं है, फिर वो खाना है, वो भोजन है। लेकिन आप उस लंगर को गुरु जी का ध्यान करके, मंत्र जाप करके, जैसी वो लंगर की थाली आई है वैसे आप खाना शुरू कर दोगे, तो गुरु जी कहते थे कि फिर वो जो लंगर में कैलोरीज है वो आपके लिए 0 कैलोरीज हो जाएगी। इसलिए संगत जी, लंगर पूरा खाना चाहिए, बिल्कुल भी कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। संगत जी, मेरी 2 बेटियां हैं और जब वो गुरु जी के पास जाती थी तब दोनों शादी लायक थी। और संगत जी, मैंने 6 साल में कभी गुरु जी को नहीं कहा कि इनकी शादियां करवाओ। मेरे अंकल अक्सर मुझे कहा करते थे कि तुम गुरु जी के पास बैठी रहती हो तो गुरु जी से बोला करो कि इनकी शादियां करवाए। तो मैंने कहा कि मैं तो कभी नहीं बोलूंगी गुरु जी से। तो कहने लगे कि तुम लड़का ढूंढो। तो मैंने कहा कि मैं वो भी नहीं करूंगी। संगत जी, मैंने लड़का ढूंढा था शादी.com पर, लेकिन कोई मैच नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि अब मैं लड़का नहीं ढूंढूंगी, मैंने अपना कर्म कर लिया, अब लड़का गुरुजी ढूंढ कर देंगे। और अंकल मुझे बार बार बोला करते थे कि अपना कर्म करो, और मैं अक्सर यही जवाब देती कि मैंने अपना कर्म पूरा कर लिया। तो जब भी कोई रिश्ता आता था फाइनली उसकी कोई बात नहीं बनती थी। तो संगत जी, मेरी बड़ी बेटी जो दिल्ली में पढ़ती थी, तो उसने मुझे कहा कि मम्मी मुझे नॉन स्मोकर, नॉन ड्रिंकर, वेजिटेरियन, 6 फीट हाइट का और ब्राह्मण लड़का चाहिए। उसके पेरेंट्स इंडिया में होने चाहिए, क्योंकि वो खुद लंदन में रहती थी। संगत जी, उसने लंदन में बाद में MBA किया था। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा आप खुद लंदन में रहते हो और लड़का जो आप चाहते हो उसके पेरेंट्स इंडिया में ही क्यों रहने चाहिए? तो कहने लगी कि बच्चों को ना संस्कार सिखाने के लिए, तो अगर पेरेंट्स इंडिया में रहेंगे तो हमारे जब भी बच्चे होंगे तो हम उनको इंडिया में कम से कम भेज सकेंगे। और फिर मुझे कहने लगी कि उस लड़के की बहन भी होनी चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि बेटा आप ऐसी कंडीशंस रखोगे तो फिर आप कुंवारे बैठे रहना। तो कहने लगी कि मम्मी ऐसा मत बोलो। तो मुझे कहने लगी कि अगर मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगी तो शक्ल पे कॉम्प्रोमाइज करूंगी। और संगत जी, 2003-2004 में जब भी मैं गुरुजी के पास जाया करती थी, गुरुजी मुझे देखते थे और कहते थे कि जल्दी लड़कियों का ब्याह करके फारिग हो जा। और संगत जी, मैं गुरुजी को हमेशा एक ही स्टैंडर्ड जवाब देती थी, गुरुजी आप कराओगे, लड़कियों का ब्याह आप कराओगे। और संगत जी, मेरी दोनों बेटियों की शादी गुरुजी ने फिक्स करा दी। एक दिन गुरुजी ने मेरी बड़ी बेटी के लिए मुझे कहा कि ओम का पेंडेंट लेकर आ। तो मैंने 5.25 ग्राम का गोल्ड का ओम का पेंडेंट बना करके नेक्स्ट डे लेकर गई गुरुजी के पास। और संगत जी, वो दिन नॉन संगत डे था, वहाँ पे संगत नहीं आती थी, पर गुरुजी ने मुझे उस दिन वहाँ आने दिया। और शाम के 5-5:30 बज रहे होंगे और गुरुजी ने गद्दी पर बैठ करके वो पेंडेंट ब्लेस किया और मेरी बेटी को कहा कि थर्सडे के दिन पहन लेना। और उसके बाद गुरुजी अपने कमरे में चले गए। मैं और मेरी बड़ी बेटी दोनों जमीन पर बैठे हुए थे एम्पायर स्टेट के हॉल में। तो मेरी बड़ी बेटी धीरे से मुझे कहती है कि मम्मी गुरुजी को बोलो कि हमें डिनर पर लेकर जाए। संगत जी, ये करीब 2005 की बात होगी। तो मैंने कहा कि मैं कैसे कहूँ कि गुरुजी हमें डिनर पर लेकर चलो, क्योंकि संगत जी अक्सर गुरुजी हमें डिनर पर लेकर जाया करते थे। तो मैंने कहा कि बेटा आप बोलो, आप छोटे हो, आपकी बात सुनेंगे गुरुजी। बेटी बोलने लगी कि नहीं मम्मी मुझे डर लगता है। और बस संगत जी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे और इसी बीच में गुरुजी बाहर आए तो कहते हैं चले। तो मैंने बोला कि जी गुरुजी कहाँ पर? तो गुरुजी कहते हैं डिनर वास्ते। और फिर संगत जी गुरुजी हमें डिनर पर लेकर के गए। और संगत जी 15th डे जो आजकल मेरे दामाद हैं, उसने मेरी बेटी को डिनर के लिए इनवाइट किया था। तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मी उस लड़के ने मुझे 2nd टाइम इनवाइट किया है, तो आप प्लीज मुझे बताओ कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आप गुरुजी से पूछो। तो तब मैं दिल्ली में थी, मैं शाम को गुरुजी के पास गई और मैंने कहा कि गुरुजी मेरी वो बेटी ना एक लड़के के बारे में पूछ रही है। तो गुरुजी ने अपनी आईज रेज करके ऊपर देखा, जा तेरी
लड़की की शादी उसी लड़के के साथ होगी। और गुरुजी ने एक सेंटेंस और कहा, जाओ लड़का देख कर आओ। और देखिए संगत जी, वो लड़का नॉन स्मोकर, नॉन ड्रिंकर, वेजिटेरियन, IIT, ब्राह्मण घर का, उसके मम्मी पापा इंडिया में रहते हैं और उसकी एक बहन भी है। तो गुरुजी ने मेरी बेटी को वो सब कुछ दिया जो वो चाहती थी। और लड़का शक्ल से भी हैंडसम है, स्मार्ट है। और संगत जी, मैंने लड़के को देखते ही अप्रूव कर दिया था। मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना था, मैंने सिर्फ उसका नाम सुना था और उसका नाम है निर्मित। और आप सभी जानते हैं कि गुरुजी का नाम भी N से ही स्टार्ट होता है और इस लड़के का नाम भी N से ही स्टार्ट हो रहा था। बस मैंने हाँ कर दिया। और मैंने अपनी बेटी को ये भी कहा कि एक बार तुझे लड़के को लेकर के गुरुजी के पास आना है। अगर गुरुजी हाँ बोलेंगे तो हाँ और ना बोलेंगे तो ना। हालांकि गुरुजी तो पहले ही अप्रूव कर चुके थे, लेकिन संगत जी देखिए हमने कितनी बड़ी बात गुरुजी की इग्नोर की। गुरुजी ने कहा था कि लड़का देख कर आ जाओ। तो संगत जी मैंने अपनी बेटी को कहा कि गुरुजी ने कहा है कि लड़के को देख कर आओ। तो बेटी ने कहा कि मम्मी मुझे लड़के ने प्रपोज थोड़ी ना किया है, पर मैं आपको उसको दूर से दिखा सकती हूँ। और ये दिसंबर 2005 की बात थी, तो मैंने सोचा कि मैं इतनी दूर से आऊं भी और तू लड़का भी दिखाएगी तो दूर से दिखाएगी, चलो नहीं आती मैं। वो गुरुजी का हुक्म था संगत जी, और हमें 100% जाना चाहिए था। संगत जी हर बात, हर छोटी से छोटी बात या बड़ी से बड़ी बात जो गुरुजी के मुंह से निकली है वो गुरुजी का हुक्म होता है। ये बात मुझे बहुत बाद में जाकर के समझ में आया। और बस मैं ऐसे लंदन नहीं गई और बस गुरुजी ऐसे छोटे छोटे टेस्ट लेते रहे। एक बार जब मैंने जाना ही शुरू किया था तो गुरुजी ने मुझे कहा कि मेरे वास्ते डायमंड लेकर आ। अब डायमंड सुन के तो मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। मैं सोच में पड़ गई कि मैं अपने हस्बैंड को कैसे बताऊंगी, क्योंकि मैंने तो नया नया जाना शुरू किया था। गुरुजी बुलाते भी रात में है, रात में कैसे अकेले आऊंगी, और कहीं मेरे हस्बैंड ने कह दिया कि कैसे गुरु है डायमंड मांग रहे हैं। तो ये सोचकर मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया। गुरुजी कुछ बोले नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझसे गाड़ी मांगी। वो मेरा टेस्ट ले रहे थे, उन्हें गाड़ी नहीं चाहिए थी। गुरुजी को किसी से कुछ नहीं चाहिए संगत जी, पर मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ऐसे टेस्ट लेते हैं, क्योंकि संगत जी मैं किसी से बात करती ही नहीं थी, तो मुझे कुछ पता भी नहीं था। अब तो संगत को बहुत सपोर्ट हो गया है, पुरानी संगत के सत्संग सुनने को मिलते हैं। तो ऐसे ही गुरुजी ने एक दिन मुझे कहा कि गाड़ी लिया मेरे वास्ते। अब ये सुन के मैं बहुत अपसेट हो गई और मैं सोच में पड़ गई कि मैं कौन से अकाउंट से चेक काट करके दूंगी। मैं जिस भी अकाउंट से चेक काट करके दूंगी मेरे हस्बैंड को पता चल जाएगा। तो मैं कुछ बोली नहीं गुरुजी से। मैं पूरे टाइम अपसेट होकर के बैठी रही और सोच में पड़ गई कि मैं कहाँ से गाड़ी ला करके दूंगी। संगत जी मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा था कि मैं डायमंड नहीं दूंगी, मैं गाड़ी नहीं दूंगी, बल्कि मैं यही सोचती रही कि मैं कैसे मैनेज करूंगी, मैं कैसे गुरुजी को डायमंड दूं या गाड़ी दूं। और गुरुजी ने मुझे कहा कि कल आना, और वो भी नॉन संगत डे था। और गुरुजी ने मुझे अपने रूम में बुलाया। मैं बहुत घबराई हुई थी और गुरुजी ने सेवादारों को बुलाया और बोला कि आंटी को दूध ला करके दो। मैंने बस एक सिप पिया और मेरा हाथ लग गया और दूध सारा जमीन पर गिर गया। मैं इतनी घबराई हुई थी संगत जी। गुरुजी को सब पता था। गुरुजी बोले दूध गिर गया, कोई बात नहीं और आ जाएगा। गुरुजी ने मेरे लिए 2nd ग्लास और मंगवाया और मैं एक सांस में पूरा दूध पी गई। और संगत जी जैसे ही मैंने ग्लास रखा गुरुजी ने मुझे कहा कि तू जा। और संगत जी मुझे 5 मिनट भी नहीं हुए थे एम्पायर स्टेट में गए और गुरुजी ने मुझे जाने के लिए बोल दिया। मैंने पूछा गुरुजी मैं जाऊं? तो गुरुजी ने कहा हाँ जा। तो मैंने कहा गुरुजी वो गाड़ी? तो गुरुजी कहते हैं कि जा तेरी श्रद्धा पास हो गई। संगत जी कुछ लोग क्या होते थे कि जब भी गुरुजी ऐसा कुछ मांगते या बोलते तो आना बंद कर देते थे। शायद हमारा यही टेस्ट ले रहे थे गुरुजी, इसलिए बाबा गुरुजी मुझसे डायमंड गाड़ी मांग रहे थे और टेस्ट कर रहे थे मुझे कि कहीं मैं आना बंद तो नहीं कर दूंगी। और यहाँ पर आकर संगत जी हमें बहुत अच्छा लगता था। और देखिए संगत जी अगर आज हमने गुरुजी को छोड़ दिया होता या गुरुजी ने मेरी बेटी को पहले ही ठीक कर दिया होता, लेकिन इसमें संगत जी मैं गुरुजी से हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट हो जाती, क्योंकि मैं इंडिया के बाहर रहती थी। तो अगर मेरी बेटी पहले ही ठीक हो जाती तो मैं इतना लंबा सफर गुरुजी के साथ तय नहीं कर पाती। तो देखिए संगत जी मेरी बेटी को पहले ही ठीक न करके गुरुजी ने कितना अच्छा किया, हमें कितना स्ट्रोंगली कनेक्ट करा गुरुजी ने। आज हमारी पूरी फैमिली स्ट्रोंगली कनेक्टेड है गुरुजी से। संगत जी गुरुजी बड़े बड़े आशीर्वाद देते थे, लेकिन मैं उस चीज को बहुत कम समझ पाती थी। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी हम जहाँ रहते हैं वहाँ आप चलो। तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं मैं बाहर नहीं जाता, तो एक काम कर तू जहाज भर भर के लोगों को यहाँ लेकर आ। संगत जी जहाँ पर मैं इंडिया में रह रही थी 6 साल से मैं वहाँ रह रही थी, और इन 6 सालों में मैं कभी किसी को भी गुरुजी के पास गुरुजी के दरबार में नहीं लेकर के गई। और फिर जब गुरुजी ने मुझे कहा कि जहाज भर भर के लेकर आ संगत को, तो मैं बहुत अपसेट हो गई और मैं सोच में पड़ गई कि कहाँ से लेकर आऊंगी। मैं एक को तो लेके गई नहीं यहाँ से, मैं जहाज भर के कैसे लाऊंगी? क्योंकि संगत जी हमने कभी सोचा भी नहीं था कि गुरुजी ऐसे चले जाएंगे। गुरुजी चले गए 2007 में और 2008 में सत्संग स्टार्ट हुआ। 14 अप्रैल 2007 को गुरुजी को पता था कि वो जा रहे हैं। तो जब मैं एम्पायर स्टेट
एस्टेट में बैठी हुई थी गुरुजी के पास रात में। जब सब चले गए तो गुरुजी ने मुझे कहा कि मेरा सत्संग कराया कर। और संगत जी 14 अप्रैल को गुरुजी ने मुझे कहा था कि इस दरवाजे के अंदर जो आता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी किसी का देर से। तो संगत जी ये सारी संगत के लिए मैसेज है, चाहे वो नई हो या पुरानी, कि जो इस दरवाजे में आ गया है, गुरुजी के दरबार में आ गया है, उसका सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उससे पहले 1-2 हफ्ते पहले अप्रैल में गुरुजी ने मुझसे कहा था, मैं वहीं पर थी, 2007 की बात है, जब गुरुजी ने अपने शरीर को त्यागा था, उससे पहले की बात है। गुरुजी ने कहा कि मेरा सत्संग कराया कर, मेरा लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। और बस ये सुनकर के मैं फिर अपसेट हो गई कि ये तो कभी भी नहीं हो पाएगा। और मुझे नहीं पता था संगत जी कि हम भी कभी सत्संग कराएंगे। और मुझे ये लगता था कि गुरुजी तो हमारे लिए हैं ही, लाइफ लॉन्ग हमारे लिए हैं। गुरुजी यहाँ बैठे रहेंगे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे। मैं बहुत खुश होती थी कि मेरी दोनों बेटियां की शादी हो जाएगी तो मैं रोज यहाँ आया करूंगी। लेकिन संगत जी वो दिन एक बार भी नहीं आया। हमें गुरुजी को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। और मैं अपसेट हो गई और मैं सोच में पड़ गई कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो अलाउड ही नहीं है। लेकिन संगत जी गुरुजी अपने काम खुद करते थे और उसका क्रेडिट हम संगत को दे देते थे। और हमें लगता कि हम करा रहे हैं, लेकिन हम नहीं करा रहे संगत जी कुछ भी। तब कुछ गुरुजी करवाते हैं। गुरुजी ने ही 2008 में सत्संग शुरू करवाया और 2009 से हर रोज बड़े मंदिर में कोई न कोई यहाँ से बैठा होता है। और आज हम जहाँ रहते हैं संगत जी, हर घर में सत्संग हो रहे हैं। तो संगत जी सब कुछ गुरुजी का किया हुआ है, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। तो संगत जी गुरुजी क्या कर सकते हैं ये हमारी सोच से भी बाहर है। संगत जी 2004 की बात है, गुरुजी ने मुझे कहा कि अपनी माँ को लेकर आओ। और मैंने फिर जवाब दे दिया कि गुरुजी मेरी माँ नहीं आ सकती। गुरुजी ने बोला क्यों? तो मैंने कहा गुरुजी मैं घर में खाना नहीं बनाती, हम तो क्लब से खाना मंगवाते हैं, क्योंकि शाम के टाइम हम रोज गुरुजी के पास जाते थे। तो गुरुजी कहते हैं कि तेरी माँ को खाना मैं खिलाऊंगा, तू लेकर आ अपनी माँ को। फिर मैंने अपनी मदर को बुलाया और जिस दिन फर्स्ट डे मम्मी मेरे साथ गई तो गुरुजी कहते हैं कि 1 महीना इसको यहीं रख। और 1 महीने तक हम रोज गुरुजी के पास जाते थे और गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया और गुरुजी ने उन्हें एक लोटा भी ब्लेस किया था। मेरी मम्मी हमेशा बस एक ही चीज से डरा करती थी कि मेरी मौत किस बीमारी से होगी। मेरी मम्मी 80+ तो थी, लेकिन उन्हें कोई बीमारी नहीं थी और बस वो सोचा करती थी कि हर इंसान कुछ न कुछ बीमारी से मरता है, तो मेरी किस बीमारी से मौत होगी। लेकिन गुरुजी की कृपा इतनी रही, 87 की एज में वो सोई की सोई रह गई और उन्हें पता भी नहीं चला कि वो जाने वाली हैं। फियर ऑफ डेथ संगत जी बहुत बड़ी चीज होती है। हर रोज आप मरते हो। शाम तक वो बिल्कुल ठीक थी जब वो सोई और सुबह वो उठी ही नहीं। और ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी संगत जी। अगर आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई है तो जब तक आपका मोक्ष नहीं हो जाता वो आपके साथ साथ ही रहेगी। ऐसे ही संगत जी मेरे फादर की डेथ हुई थी 1990 में। तब मेरे फादर बहुत बीमार थे। एक दिन मैं एक सत्संग में बैठी हुई थी और मेरी आंखें बंद थी और अचानक मुझे मेरे फादर का ध्यान आ गया। और फिर गुरुजी की मैं कहूंगी यही कृपा रही। मैंने कभी नहीं कहा कि गुरुजी मेरे फादर को अपने श्री चरणों में लेकर आओ। मैंने कभी गुरुजी से कुछ मांगा ही नहीं। गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा रही कि उन्होंने मेरा माइंड ब्लॉक करके रखा कि मैंने कभी उनसे कुछ मांगा ही नहीं। तो मैंने अपने फादर को कहा आप जहाँ भी कहीं हो इस जन्म में आप गुरुजी से आके कनेक्ट हो जाओ तो आपका इसी जन्म में गुरुजी कल्याण कर देंगे। मेरे फादर जब थे तब वो भी बहुत साधु संतों से मिला करते थे, लेकिन जैसे ही मैंने प्रे किया कि आप जहाँ पर भी हो गुरुजी के पास आ जाओ, गुरुजी आपका कल्याण करेंगे, नेक्स्ट मोमेंट मैंने देखा कि मेरे फादर के दोनों हाथ जुड़े हुए हैं। वो गुरुजी को माथा टेक करके ऊपर उठ रहे हैं। देखिए संगत जी घर से अगर कोई एक भी कनेक्ट होता है तो जो जनरेशन चली गई है या जो जनरेशन आने वाली है वो सब ब्लेस हो जाते हैं। इसलिए संगत जी आपको कोशिश पूरी करनी चाहिए कि आप गुरुजी से अपना कनेक्शन बनाओ, ना कि आप इस बात पर ध्यान दें कि आपका काम हुआ या नहीं। मेरा काम 10 साल में हुआ तो आपका भी हो जाएगा। गुरुजी मुझे बहुत बड़ी बात कहते थे कि मैं तेरा नाम चेंज कर देता हूँ। 2004 में एक दिन गुरुजी ने मुझसे कहा कि मैं तेरा नाम चेंज कर देता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि मैं तेरा नाम मीरा रख देता हूँ। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर मैं अब नाम चेंज करूंगी तो लोग बहुत हंसेंगे। तो गुरुजी एक वर्ड भी नहीं बोले और साथ में उन्होंने मुझे एक चीज और बोली थी, ऑफिस जाया कर। मैंने कहा गुरुजी मैं तो हाउसवाइफ हूँ, वहाँ तो आर्किटेक्ट इंजीनियर ये सब लगे हुए हैं। तो गुरुजी कुछ नहीं बोले और उसके बाद 2007 में शरीर छोड़ने से पहले ऑफिस जाया कर 2 घंटे के लिए और मैं तेरा नाम चेंज कर देता हूँ। और जब गुरुजी ने मुझे मीरा नाम दिया था तो मैंने मीरा नाम एक्सेप्ट नहीं किया। तो गुरुजी अब मुझे कहते हैं कि मैं तेरा नाम गौरी रखता हूँ। और उस वक्त संगत जी मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली और मैं चुप रही।
उससे पहले गुरुजी मुझे बोल चुके थे। जब मैं गुरुजी के साथ बहुत फ्री थी, मैं कुछ भी गुरुजी को बोल दिया करती थी। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि जो गुरु बोलते हैं उसको बोलते हैं यस। और फिर उन्होंने मुझे एक वर्ड बोला, टेलीपैथी। उनका मतलब था कि मैं जा रहा हूँ और टेलीपैथी से बात करूंगा। तो संगत जी, गुरुजी का जाना हमारे लिए बहुत बड़ा शौक था। हम दिन रात रोते रहते थे और हमारी तो प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हुई थी। मुझे सब लोग कहते थे कि सत्संग कराओ, सत्संग कराओ 2008 में। तो मैंने सोचा कि कहाँ से सत्संग कराए, हमारा तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ही नहीं। तो लोग बोलेंगे कि तुम्हारा तो सॉल्व किया नहीं, हमारा क्या करेंगे गुरुजी। मेरे मन में ख्याल आया कि लोग ये सोचेंगे कि तुम्हारा तो कुछ हुआ नहीं है, हमारा क्या करेंगे गुरुजी। तो देखिए संगत जी, हमारी सोच कितनी नेगेटिव थी। जो कुछ भी गुरुजी को करना होता है उनके अपने तरीके होते हैं। तो 2008 में सत्संग शुरू हो गया और फिर 2009 में धीरे धीरे मेरी बेटी के वाइट स्पॉट्स ठीक होने लगे। संगत जी, आप ये मत सोचा करो कि आपका काम हुआ या नहीं हुआ, आप सत्संग किया करो। गुरुजी कहते थे संगत जी कि मुझे हर पल याद रखो। मैंने रिसेंटली एक सत्संग सुना था कि किसी अंकल को एपिलेप्सी के अटैक आते थे। तो वो जब गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने कहा कि तुम यहाँ क्यों आए, तू अकेला आया है। तो बोलता हाँ जी गुरुजी। तो बोला कि घर जाके मुझे 6 महीने याद रखना या याद करना, मैं तुझे ठीक कर दूंगा। तो वो व्यक्ति घर जाके डे एंड नाइट गुरुजी को याद रखता था। एक दिन गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठे थे और गुरुजी ने अपने मुंह से अंगूठे का नाखून निकाल लिया और वहाँ पर खून खून हो गया। तो सेवादारों ने कहा कि गुरुजी ये क्या कर दिया आपने। तो गुरुजी ने कहा कि वो ठीक नहीं हो सकता था, उसके कर्म इतने भारी हैं, लेकिन प्राइस मैं पे कर रहा हूँ। इसलिए संगत जी, हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिसे गुरुजी अपने ऊपर ले। गुरुजी की बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कोई संगत कुछ नहीं कर सकती, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों न हो। संगत जी, जब मैं बीमार हो गई थी 2019 में, मेरे लंग्स फेल हो गए थे, तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में कहा, मुझे बताया एग्जैक्टली कि मेरी परसेंटेज ऑफ ईगो और मेरी परसेंटेज ऑफ भक्ति कितनी है। दुनिया में संगत जी कोई नहीं बता सकता कि हमारी परसेंटेज ऑफ ईगो और भक्ति कितनी है। और संगत जी, माई परसेंटेज ऑफ ईगो इज मच मच हायर देन माई परसेंटेज ऑफ भक्ति। और तब से संगत जी मुझे बहुत टेंशन होती थी कि मुझ में अहंकार बहुत है, मेरा अहंकार कब जाएगा। तो मैं पुरानी संगत से कभी कुछ पूछती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि गुरुजी डायरेक्टली खुद ही इसका आंसर देंगे, बट पता नहीं क्यों एक बहुत पुरानी संगत थी, मैंने पूछा उनसे कि अंकल मेरी ईगो कैसे जाएगी। तो अंकल कहते हैं कि सेवा सत्संग करके। तो मैंने कहा वो तो मैंने कर लिया। संगत जी, कभी भी मैं अपने आईपैड में या मोबाइल में यू टाइप करती हूँ तो ओ टाइप नहीं होता है, हमेशा आई टाइप होता है। और मुझे समझ में आ रहा था कि मेरी ईगो अभी भी बहुत स्ट्रांग है। तो मैंने अंकल से पूछा कि अंकल मेरी ईगो कैसे जाएगी। तो मैंने कहा कि अंकल सेवा सत्संग तो बहुत हो चुका, वो तो नहीं गई। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा। और जब उन्होंने कहा कि मैं आपको मंत्र दूंगा, तो ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खसक गई। ये इतनी पुरानी संगत को बस इतनी ही समझ में आई गुरुजी की कि उन्होंने गुरुजी के मंत्र को जीरो कर दिया और वो खुद अपना एक मंत्र देंगे। इसलिए मैं कहती हूँ संगत जी कि सत्संग सुनकर गुरुजी से सिर्फ कनेक्शन बनाया करो। गुरुजी का मंत्र इतना पावरफुल है संगत जी कि मैं आपको बताऊंगी कि गुरुजी ने मुझे कैसे ठीक किया। संगत जी, कौन ऐसा कर सकता है कि गुरु बनने की कोशिश कर सकता है, और कोशिश कोई करेगा भी तो बन नहीं पाएंगे। संगत को मिसगाइड करना भी बहुत बड़ा पाप है। सिर्फ हमें अपना एक्सपीरियंस सुनाना चाहिए। कई संगत बहुत दुखी होती है तो हमें भी फोन करती है, बहुत दुखी होती है शायद इसलिए फोन करती है। बस मैं उनको यही कहती हूँ कि मंत्र जाप किया करो। और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर ना एक अंकल आए हुए हैं और उनके अंदर गुरुजी की पावर है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने पूछा कौन अंकल है, तो उन्होंने मुझे नाम बताया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता कि उनमें गुरुजी की पावर है। तो वो बोली कि वो किसी के घर गए थे और उन्होंने कहा कि ये ठीक कर दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई संगत जी, कोइंसिडेंस हो सकता है कि अगर आप किसी को बोलो कि प्रे करो तो ये काम हो जाएगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोई गुरु हो गया। इसलिए संगत जी, गुरुजी को सरेंडर करो, गुरुजी से कनेक्शन बनाओ, मंदिर जाओ, सत्संग सुनो। संगत जी, एक नया शुरू हो गया है अमृत वेला। गुरुजी प्रैक्टिकल गुरुजी हैं और गुरुजी ये भी कहा करते थे कि तुम गुप्त पाठ किया करो। तो संगत जी, गुरुजी ने कभी किसी को नहीं कहा कि अमृत वेला का पाठ करो। गुरुजी खुद इतने प्रैक्टिकल थे कि वो शाम को मंदिर खोला करते थे। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखेंगे संगत जी कि मंदिर सुबह ओपन होते हैं, लेकिन गुरुजी चाहते थे कि सब लोग अपने काम से फ्री होके, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होकर के आए और शाम को सत्संग में आए, बैठे और एनर्जी अब्सॉर्ब करके उसे रिटेन करें। संगत जी, एक बारी जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरुजी ने मुझे अपने रूम में बुलाया। जैसे ही मैंने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी ने अपना राइट हैंड अप किया और मेरी एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे इतनी जोर से मारा, इतनी जोर से आवाज हुई। तब गुरुजी ने मंत्र जाप का फर्स्ट सेंटेंस बोला था और मुझे उसी दिन से मंत्र जाप करना चाहिए था। गुरुजी ने मुझे
इनिशिएट किया था। तो गुरुजी ने कहा कि मुझे मंत्र जाप करना चाहिए, तो मैंने नहीं किया और गुरुजी चले गए 2007 में। तो उसके बाद संगत छोटे छोटे ग्रुप में सत्संग किया करते थे और मैं सबके सत्संग सुनती रहती थी। और संगत जी मैंने सबके नंबर ले लिए थे और घर आकर के मैं बारी बारी से सारी संगत के सत्संग सुना करती थी। तो संगत जी मैंने एक दिन मास्टर जी को फोन किया और मास्टर जी से पहले मैंने दिल्ली में 5 संगत को फोन किया, जिसमें से किसी ने भी फोन नहीं उठाया। फिर मैंने रमा बहल आंटी को फोन किया तो उन्होंने हमें आधा घंटा गुरुजी के सत्संग सुनाए। और फिर जब मैंने मास्टर जी को फोन किया तो मैंने कहा मास्टर जी, तो मास्टर जी ने कहा कि ये हेडक्वार्टर है, यहाँ पे सब कुछ पता चल जाता है। आप 5 फोन कर चुके हो और किसी ने भी नहीं रिप्लाई दिया है और रमा बहल से आपकी बात हो चुकी है, तो मंत्र जाप किया करो। और सोचने वाली बात ये है कि मास्टर जी को कैसे पता चला कि मैं 5 फोन कर चुकी हूँ और मेरी बात रमा बहल आंटी से हुई है। तो मैंने उन्हें फिर से फोन किया और पूछा कि मास्टर जी आपको कैसे पता है सब। तो देखिए संगत जी, समझने वाली बात है कि मास्टर जी को कैसे पता चला कि मैंने 5 फोन किए हैं और रमा बहल आंटी से बात की है। रमा बहल आंटी जलंधर में रहती थी और मास्टर जी हिमाचल में रहते थे। तो उन्होंने फिर वही कहा कि ये हेडक्वार्टर है, यहाँ पे सब कुछ पता चल जाता है और बस यहाँ पर एक मैसेज दे रहे थे कि मंत्र जाप किया करो, मंत्र जाप बहुत पावरफुल है। और शिव पुराण में भी लिखा है कि जन्म से मृत्यु तक एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए और जब आपको गुरु मिल जाए उसके बाद सिर्फ गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसे ही संगत जी 2015 में मैं रात को सो रही थी, मुझे एक आवाज सुनाई दी, चल उठ, शरीर छोड़ने का समय हो गया है, 2:45 बज रहे हैं। और ये सुनते ही मेरी आंख खुल गई और मैंने अपनी साइड टेबल से मोबाइल उठाया तो मैंने देखा कि घड़ी में 2:36 हो रहे थे और मैंने सोचा कि भी 9 मिनट बाकी है। मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, मैं मर भी सकती हूँ। मैंने सोचा कि अंकल को उठाऊं क्योंकि कल तो ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे और मैंने आंख बंद करके मंत्र जाप करना शुरू किया और थोड़ी देर बाद देखा कि टाइम तो खत्म हो गया है। और संगत जी, जब मैं आंख बंद करके मंत्र जाप कर रही थी तो मैंने विंडो के बाहर गुरुजी को देखा, व्हाइट पेंट शर्ट में खड़े हुए थे। तो देखिए संगत जी, मुझे 9 मिनट के मंत्र जाप से गुरुजी ने न्यू लाइफ दी। संगत जी, गुरुजी चले गए तो हमारे लिए बड़े मंदिर ही सब कुछ है और गुरुजी का मंत्र जाप ही सब कुछ है। अगर आप कहीं भी नहीं जा सकते तो घर में बैठ के मंत्र जाप करें, उसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। जितना ज्यादा दुख है उतना ज्यादा मंत्र जाप करो। संगत जी, जब गुरुजी ने मेरा नाम चेंज किया गौरी, तो अपने पेपर्स में चेंज नहीं करवाया और 2019 में मेरे लंग्स फेल हो गए। और उससे पहले मैंने बहुत बार एक ड्रीम देखा था। मैंने ड्रीम में देखा संगत जी कि एक छोटा सा थिएटर है जिसकी मैं फ्रंट रो में फ्रंट सीट पर बैठी हुई हूँ, जिसमें मैंने देखा कि एक अंकल ने आके मेरा पुराना नाम और नाम के साथ में 4x4 की एक लेमिनेटेड स्लिप दी और उस लेमिनेटेड स्लिप पर मेरा पुराना नाम लिखा हुआ था। मैंने नाम पढ़ा और मैंने कहा कि हाँ जी मेरा नाम है। फिर उन्होंने कहा कि आ जाओ और मैं समझ गई कि मुझे मारने के लिए ले जा रहे हैं। और अंकल पीछे बैठे हुए थे तो मैंने उनको अपनी सारी ज्वेलरी निकाल करके दी और कहा कि मैं जा रही हूँ। तो अंकल के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, सबने एक दिन जाना है, मैं जा रही हूँ। और मैं जब आगे जा रही हूँ तो एक लॉबी थी और लॉबी के राइट साइड में बहुत सारे लोग मरे पड़े थे और उनको गोली से मारा गया था। और मुझे लगा कि हे भगवान, ये तो गोली से मार रहे हैं और अगर गोली से मारेंगे तो मुझे बहुत दर्द होगा। और वहीं पर एक आयरन की एक चेयर पड़ी हुई थी, उन्होंने मुझे इशारे से कहा कि इस पे बैठ जाओ और मैं बैठ गई और बस मुझे लगा कि अभी ये मुझे मारने वाले हैं। और संगत जी, मैंने दोनों हाथ जोड़ करके गुरुजी को प्रे किया। मैं गुरुजी को विजुअलाइज कर रही थी, मैंने गुरुजी के दर्शन नहीं किए। मैंने दोनों हाथ जोड़ के गुरुजी को जैसे ही प्रे किया तो उन्होंने मुझे कहा इशारे से कि चलो उठो, आज का टाइम खत्म। तो देखिए संगत जी, मंत्र जाप कितना पावरफुल है, इसलिए नई संगत को मंत्र जाप करने चाहिए। सत्संग अटेंड करो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सोते उठते बैठते जागते समय कैसे भी कर सकते हो। गुरुजी ने कभी कोई टाइम फिक्स नहीं बोला है मंत्र जाप का। और संगत जी, जब ये ड्रीम मैंने अपने बच्चों को सुनाया तो वो अपने पापा के पीछे पड़ गए कि मम्मी का नाम चेंज कर दो। और हमने ये पूरी प्रोसीजर स्टार्ट की 2017 में और 19 में कंप्लीट हुई। और जिस दिन मेरे डॉक्यूमेंट में नाम चेंज हुआ 2019 फरवरी एंड में, और उसी समय मुझे होश आया इन 54 डेज संगत जी। मेरे लंग्स फेल हो गए थे और मैं 54 डेज संगत जी आईसीयू में रही हूँ। और जब मुझे होश आया उसके बाद से मैं जब भी आंख बंद करती थी मुझे गुरुजी हमेशा कोई ना कोई विजन दिखाया करते थे। और जो मैंने पहला विजन देखा था वो ये था कि मेरा आईसीयू यूनिट किसी संगत के घर में है और संगत बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है कि आंटी को हॉस्पिटल लेकर जाना है, आंटी को हॉस्पिटल लेकर जाना है। और ना ही उसके पास मोबाइल नंबर था और वो बाहर भाग कर जाकर देखती है और गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है और ऑटो भी नहीं रुकता
होता है तो फ्रस्ट्रेट होकर के अपने सीढ़ियों पर बैठ जाती हैं और नेक्स्ट मोमेंट ही वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि देवी माँ आ गई, देवी माँ आ गई। और मैंने देवी माँ के पैर देखे थे, वो काले थे और 3-4 स्टेप चढ़ के राइट लेकर के देवी माँ मेरे सामने आ गई। हालांकि मैंने पूरे दर्शन नहीं किए, लेकिन हर बार विजन में मुझे समझाया गया कि वो काली माँ थी। बीच में पुराने टाइप का घर था जिसमें सनलाइट के लिए ऊपर से छत नहीं थी, चारों तरफ कमरे थे, बीच में एक पिलर जा रहा था जिस पर मेरे आई लेवल पर गुरुजी का एक स्वरूप लगा हुआ था, जिसमें गुरुजी ने व्हाइट कुर्ता पहना हुआ है। और नीचे बेसमेंट में एक अंकल लालटेन लेकर खड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि शी हैज टू डाई। और संगत जी, मैंने बहुत क्लियरली अपने कानों से सुना शी हैज टू डाई। और हर बार जब मैं आंख खोलती तो मुझे लगता कि अरे मैं तो जिंदा हूँ। और 20 फरवरी को मेरी एनिवर्सरी थी और मैंने विजन में देखा कि एक लड़की मेरे आगे से गई है और मैंने सोचा कि अरे आज तो चाय नहीं मिलेगी। तो एकदम से फिजियोथेरेपिस्ट आई तो मैंने उसके साथ कोऑपरेट नहीं किया और फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरे राइट हैंड पर किसी ने 2 फिंगर से टच किया, जैसे उठाने के लिए करते हैं। तो मैंने महसूस किया कि गुरुजी कह रहे हैं कि फिजियोथेरेपी करा ले, क्योंकि मैं तो हर पल ये सोचती थी कि मैंने तो मर जाना है, फिजियोथेरेपी करा के क्या करूंगी, मुझे तो जिंदा ही नहीं रहना है। मैंने बहुत क्लियरली सुना है। मेरे बच्चे बताते हैं कि मैं जब से होश में आई तब से मैं अपने हाथ ही देखा करती थी। मेरे हाथ में इतने रिंकल्स हो गए थे जैसे किसी 100 ईयर ओल्ड लेडी के होते हैं। तो गुरुजी बार बार दिखा रहे थे कि ओल्ड एज आ रही है, नाउ आई एम 68, कि भाई पाठ किया करो, पाठ करना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता नहीं था कि कभी भी मेरे हाथ ठीक होंगे और वो ठीक हो गए। संगत जी, मेरा हॉरोस्कोप एक बनारस के पंडित ने बनाया है और उसमें क्लियरली लिखा है कि 60 के बाद मेरी लाइफ नहीं है। तो संगत जी देखिए कि गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी है जो कोई नहीं दे सकता। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना कि आपने मुझे लाइफ बख्शी, मेरे घर परिवार को संभाला, सब कुछ आपने संभाला गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। अगर गुरुजी ने आज्ञा दी तो मैं आगे अपना सत्संग और भी शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।